साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं, होता बोकारो का स्टील प्लांट, टाटा स्टील का प्लांट जो जमशेदपुर में है, HEC रांची का। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो जेहन में अचानक से आ जाते हैं कि नहीं, इसके माध्यम से औद्योगिकीकरण की जो शुरुआत थी वो झारखंड इलाके में हुई थी, तभी बिहार का इलाका हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे राज्य बना, बाद के दिनों में इस परिस्थितियाँ बदलती चली गई, तो कई सारे नए काम हुए और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो सेल है, सेल ने बहुत शानदार उपलब्धियां हासिल की, बोकारो प्लांट को भी लेके और दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जिनके प्लांट्स हैं उनको लेकर भी। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं झारखंड जैसे राज्य में कैसे काम करता है सेल, क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ नया होने वाला है, कहाँ थ्रेट है, कहाँ उपलब्धियां हैं, इन सब चीज़ों पर आधे घंटे तक बात करना चाहते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमने एक खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं संजीव कुमार साहब का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेल की। HR की चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन इनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है सेल में, 36 साल का अनुभव रहा है। मतलब एक ऐसे ही एक वो अवधि जब कोई आदमी जम लेके जवान हो जाए और अच्छा खासा समझदार हो जाए, उतनी उम्र जो है आपने सेल में गुजारी है सर। तो हम ये चाहेंगे कि जब आधे घंटे का वक्त हमारे पास है तो इन आधे घंटे में हम समझ पाएँ कि सेल ने कैसे क्या कुछ किया है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इतना लंबा वक्त गुजारा सेल में। धन्यवाद। और क्योंकि आपके पास इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है, आप इतने लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं, कर रहे हैं सेल में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि तब जब 1986 के आसपास जब आप आए बोकारो और अब का जो दौर है, कितना कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि कई सारी नई कंपनीज आई, कई पॉलिसीज़ बदली हैं, तो कितना कुछ बदला है सर? बहुत कुछ बदला है। हमने जब ज्वाइन किया था 1986 में, बाय वे ऑफ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। एक कंप्यूटर आया था हमारे परिसर में, बोकारो स्टील प्लांट EDP विभाग में, और उस कंप्यूटर को कैरी करने के लिए 16 व्हील्स वाली कैरियर, बड़ा सा साइज़, क्रेन से उसको उतारा गया था। पंच कार्ड का ज़माना था। हम लोग बैठ के पंच कार्ड्स में छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे, और वहीं से शुरुआत हुई थी पहली बार ऑटोमेशन की प्रक्रिया की बोकारो स्टील में। और आज आप देखिए हमारे हाथ में जो स्मार्ट वॉच है, या फॉर दैट मैटर जो नैनो चिप्स है, उसके माध्यम से आकार कितना छोटा हो गया और उस छोटे आकार में कितनी कैपेसिटी आ गई। तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, और भी होने की कगार पे पूरी दुनिया खड़ी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, और सेल ने इस दिशा में ऑलवेज़ टाइम के साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश की है। बट जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ का प्रादुर्भाव हुआ है और जिस तरह से नई नई तकनीक अब तेज़ी से हमारे जीवन में आती जा रही हैं, ये दिन प्रतिदिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि उस पेस को, जिससे टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पेस से हम लोग बिज़नेस के पेस को मैच कर सकें। बट हम लोग कटिबद्ध हैं, और भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के नाते हमारे जो सेल के 5 प्रमुख स्टील प्लांट्स हैं, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर, हर जगह हम लोगों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, और उसके माध्यम से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इन जनरल लोगों के एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, कस्टमर्स को अपने पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना, इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आपने बर्नपुर में भी लंबा वक्त गुजारा, अपना 11 साल का, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ तो। जी। तो बर्नपुर का जो अनुभव है आपका, जो बोकारो स्टील प्लांट का अनुभव है, इन दोनों में क्या फ़र्क है,
किस तरह के जो ह्यूमन रिसोर्सेज चूँकि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे हैं वो किस तरीके के हैं, कितना डिलीवर कर पाते हैं, कहाँ लगता है कि नहीं कुछ ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी लगातार चलाते रहे। जहाँ तक बोकारो और बर्नपुर में भिन्नता का सवाल है, बोकारो एक फ्लैट प्रोडक्ट प्लांट है और बर्नपुर लॉन्ग प्रोडक्ट प्लांट है। फ्लैट प्रोडक्ट प्लांट से हमारा मतलब होता है कि वहाँ हम लोग प्लेट्स बनाते हैं नॉर्मली, CR कोल्ड रोल्ड और HR हॉट रोल्ड। और जो हमारा लॉन्ग प्रोडक्ट प्लांट है जो बर्नपुर है, बर्नपुर के अलावा हमारा लॉन्ग प्रोडक्ट प्लांट दुर्गापुर भी है, और कुछ लॉन्ग प्रोडक्ट्स हम लोग जैसे रेल पात हम लोग भिलाई में बनाते हैं, और फ्लैट प्रोडक्ट प्लांट बोकारो के अलावा हमारा राउरकेला में है। तो इन सभी जगहों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया है वो है कि माइक्रो प्रोसेसर के ज़माने से आगे बढ़ते हुए अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सारे सिस्टम्स को ले आए हैं। आपने जब प्रश्न किया तो मेरे जहन में अभी ख्याल आता है कि जब हमने ज्वाइन किया था तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था, और उसकी हम लोग प्रोग्रामिंग किया करते थे। बैठ के एक सेटअप होता था जिसमें हम लोग प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम गलत होने पे उसको UV इरेजर से इरेज करते थे। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अब हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ फंक्शन ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम्स हो गया, और अब तो आप देख रहे हैं चैट GPT का ज़माना है, AI बेस्ड प्रोग्रामिंग चल रही है। अब सिर्फ आप चैट GPT में बताइए कि मेरे को इस प्रोग्राम की आवश्यकता है और वो पूरा का पूरा कोड लिख के दे देता है। तो ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, और हम लोग अपने प्लांट्स में भी ख़ास तौर पे जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं उनकी मदद से बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट डालते हुए नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसा आपने ट्रेनिंग के बारे में बात बताया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, और इसी का एक अगला कदम है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। मेटावर्स आपने नाम सुना होगा, अभी फेसबुक का नाम नया मेटा हो भी गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसका इमर्सिव लर्निंग से डायरेक्ट संबंध है। पहले जो चीज़ हम लोग कहीं जा के देख पाते थे वो आप एक कमरे में बैठे हुए ही सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी तो खैर काफ़ी कॉमन है आजकल के ज़माने में। हम लोग जो फिल्म्स देखते हैं 3D, 4D, 7D, 11D इस टाइप की फिल्म्स हम लोग देखते हैं, बट अब प्लांट का एक्सपीरियंस अगर हम उस तरह से करा पाएँ जहाँ ट्रेनिंग करने आने जो भी लोग आते हैं वो बस एक कमरे में बैठकर और एक जो ऑक्यूलस होता है जो ग्लास उसको लगाने के बाद अगर वो अपनी आँखों के सामने वो सब कुछ देख सकें कि ब्लास्ट फर्नेस में कैसे बर्डन आ रहा है, कैसे फॉल कर रहा है, किस तरीके से अंदर कंबशन हो रहा है, फिर कैसे हॉट मेटल एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकल रहा है, तो वो एक अद्भुत नज़ारा होता है। और उन लोगों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि प्रॉब्ली प्लांट में जाके भी लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आपको अंदर की सारी चीज़ें बता पाता है। इमर्सिव लर्निंग एक ऐसा एरिया है जो L&D के क्षेत्र में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में असीम संभावनाएं अपने साथ रखे हुए है। और हम लोग, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में भी एक एक्सआर लैब बनवाए हैं। उसका नाम हमने रखा है माया द एक्सआर लैब, क्योंकि ये माया संसार जैसा ही है। आप जिस चीज़ की परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं यहाँ बैठे बैठे वो सारे नज़ारे देख लूँगा, एट द फ्लिक ऑफ अ बटन आप सारा कुछ देख सकते हैं, ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द हैपनिंग्स इनसाइड द प्लांट। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा डिजिटल डैशबोर्ड्स का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सारा रिव्यू मीटिंग्स डैशबोर्ड्स के माध्यम से लेती है। हमने भी अपने प्लांट के जितने DCS हैं, PLCs हैं, उसमें जो भी स्टोर्ड डेटा है अब वो हमारे मोबाइल पे भी अवेलेबल है। इस तरह की तकनीक हमने अपने हर प्लांट में उपलब्ध कराई है। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो चीज़ आप कंट्रोल रूम में बैठ कर करते थे, कंट्रोल रूम में
आप पैरामीटर्स को देखते थे, रिकॉर्डर्स देखते थे, सामने जो कंसोल लगा है उसको देखते थे। अब आप हमेशा पर मिनट डेटा अवेलेबल है आपके मोबाइल में, तो एक तो मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया हो जाता है जी। दूसरा है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हो जाता है। पहले फ़ोन करके पता करो तो कौन क्या बताया, किसने क्या देखा, क्या बोला, तो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हो गया। ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई और साथ ही साथ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो इस तरीके से हर प्लांट का एक, जैसे आपको विदित होगा कि हमारा जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है उसमें मुख्य यूनिट जो होते हैं वो है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स ब्लास्ट फर्नेस है जहां हम लोग हॉट मेटल बनाते हैं, और हॉट मेटल बनाने के बाद हमारी स्टील मेल्टिंग शॉप्स होती हैं जहां हम लोग स्टील बनाते हैं, फिर उसकी कास्टिंग करते हैं और फिर रोलिंग करके आइदर फ्लैट प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर लॉन्ग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर हैं हर शॉप के, इसको हमने DCS से सीधा कैप्चर किया और हर शॉप का एक अलग अलग डैशबोर्ड बना दिया। ना सिर्फ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, बल्कि हर प्रोसेस का एक इंसाइट भी प्रोवाइड करने के दिशा में जितने भी डेटा हैं उसको हमने कैप्चर कर लिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्चुअली ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसका 4 आप प्रमुख स्तंभ मान सकते हैं। तो पहला जो है वो है डेटा कैप्चर जी। तो डेटा कैप्चर के दिशा में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, डैशबोर्ड्स का फॉर्मेशन, और सेकेंड स्टेज जो आता है वो है कि उस डेटा से डिसीजन मेकिंग को ईजियर, फास्टर और मोर एनालिटिकल करना। तो पाइथन लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, मिनी टैब्स वगैरह के थ्रू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के चारों क्वाड्रेंट को अब हम लोग अंदर तक निहार पाते हैं। तो इस तरीके से टाइम, जैसा आपने बताया, बहुत बदल चुका है, और जहाँ से हमने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज जहाँ हम लोग हैं, तो जैसा सब लोग बोलते हैं कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है। जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पूरे लाइफस्टाइल को डिसरप्ट कर रही है और हमारे पूरे बिजनेस को डिसरप्ट कर रही है। तो सारा बिजनेस प्रोसेस डिसरप्ट हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉज। जी। इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन दोनों, क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो इन टर्न प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 वर्षों में लगातार सेल ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। तो इन तकनीकों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और L&D का, जैसा आपने बताया, L&D में भी अब नई तकनीकों का समावेश हो चुका है। ना सिर्फ सक्सेशन प्लानिंग के लिए, ना सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए। आप जानते हैं कि रिक्रूटमेंट भी अभी AI बेस्ड होने लगा है। फर्स्ट स्टेज में जो भी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, तो अभी शुरू तो हमने सेल में नहीं किया है, बट उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग थ्रू AI करेंगे। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, चाहे या ना चाहे आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो आप डिलेड अडॉप्ट करेंगे तो आप सफ़र करेंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। इसलिए अब टाइम ऐसा आ गया कि आइदर अडॉप्ट और पेरिश। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जल्दी जल्दी इन तकनीकों को अपनाने की दिशा में काफ़ी कदम बढ़ाए हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि कई सारी चीज़ें आपने की हैं, कराई हैं सेल में, अलग अलग प्लांट्स में। एक जो है कि थ्रेट को लेके आप लोगों ने एक सेमिनार कराया कि क्या थ्रेट आने वाला है। कई बार हम लोग छोटी छोटी खबरें पढ़ते हैं, हालांकि वो 1 दिन का, 2 दिन का या 4-5 घंटे का मामला होता है। कभी कोयला नहीं मिला, कभी छोटी छोटी परेशानियाँ भी हैं, लेकिन लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या थ्रेट है बिजनेस को, स्टील के बिजनेस को? जैसा चर्चा के शुरू में भी हम लोग बात करते आ रहे हैं, सबसे बड़ा थ्रेट अगेन ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ही है। अगर हम इसको जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल, तो हमारे लिए एक चैलेंज होगा एज अ बिजनेस अपने को सस्टेन करना। दूसरा जो बड़ा चैलेंज हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं
वो है कि ये जो नई तकनीकें हैं, ये बेसिकली स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरे संसार को बदल सा देगा, क्योंकि जितनी भी तरह की जॉब्स हैं वो सारे जॉब्स रोबोट्स कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। बिकॉज आप देखेंगे कई कंट्रीज़, कोरिया, जापान, यहाँ रोबोट्स और आदमी का रेशियो अब ऑलमोस्ट 1:10 के करीब आ रहा है। मतलब पर 10,000 पर्सन्स देर आर अराउंड 1000 रोबोट्स। और रिपीटिटिव जितने भी जॉब्स हैं उसमें हम लोग रोबोट्स का प्रयोग कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग जो ह्यूमन इमोशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको बड़े इजी वे में रोबोट्स टैकल कर लेता है, क्योंकि एम्प्लॉय आके आप पे चिल्लाएगा नहीं, वो शाउट नहीं करेगा रोबोट, आप उसको जो काम असाइन करेंगे वो करेगा। सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो उसके मूड के हिसाब से चेंज नहीं करेगा। वो अगर 100 टन उठाने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है तो हर बार जब आप 100 टन देंगे तो उठाएगा जी। उसी तरह छुट्टियों के लिए क्रिबिंग नहीं है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ह्यूमन रिलेटेड, इसलिए एक वर्ग है जो कि रोबोट्स को बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से इंट्रोड्यूस कर रहा है। और इसका रिपरकशन ये हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी आ सकती हैं। बट इन टर्न अगर इसका आप दूसरा पक्ष देखेंगे, जैसा हम लोग कंप्यूटराइजेशन के दौर में भी देखे, शुरू में काफ़ी डर था लोगों को कि कंप्यूटराइजेशन से जॉब लॉस होगा। मैं डिनाई नहीं करता, जॉब लॉस हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम नए जॉब एवेन्यूज़ भी खुल गए। तो उसी तरह आजकल आप देखेंगे मशीन लर्निंग के क्षेत्र में, डीप लर्निंग के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, इवन बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए जॉब्स क्रिएट भी हो रहे हैं। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हुए अगर मैनकाइंड आगे बढ़ना चाहता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए ये होगा कि रिपीटिटिव जॉब्स को करने वाला जो टेंडेंसी रहा है आदमी का, उसको छोड़ के अब क्रिएटिव और इनोवेटिव जॉब्स के दिशा में बढ़ना होगा, जो कि आज के डेट में रोबोट्स के लिए करना डिफ़िकल्ट होगा। तो वो एक माइंड फ्रेम है जिसके लिए हमको अपने पूरे यंगर जनरेशन को जागरूक करना होगा, और स्पेशली जो अल्फ़ा जनरेशन है, जो कि डिजिटली नेव जनरेशन से एक आगे का जनरेशन है, 2015 के बाद जो लोग पैदा हुए, उन लोगों की जो मानसिकता है वो काफ़ी हद तक नई टेक्नोलॉजी से मेल खाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। आप चर्चा कर रहे थे उस कॉन्क्लेव की जो हमने आयोजित किया था अभी हाल में ही। उस कॉन्क्लेव में आपको जानकर खुशी होगी कि देश के और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कई बड़े बड़े जो इस क्षेत्र में हैं और जो विचारक की भूमिका में हैं, जैसे एक्स डायरेक्टर आईआईटी खड़गपुर डॉक्टर पीपी चक्रवर्ती, वो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने जाते हैं भारतवर्ष के। और उनका भी ये मानना था कि अभी जैसे कोड प्रोग्रामर लिखता है, तो अब तो जो चैट जीपीटी का ज़माना है, प्रोग्रामर को कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। चैट जीपीटी आप जस्ट अपनी डिज़ायर प्रस्तुत कीजिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कुछ कोड बताओ, वो आपको लिख के दे देगा। और अगर आप उसका फर्दर एनहांसमेंट भी चाहते हैं तो किसी आदमी की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक और दूसरा बड़ा जो चैलेंज हम लोग के सामने आएगा, वो हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर उस कोड का जनक कौन है। जी, तो वो लीगल इम्प्लीकेशंस भी उसमें कई आएंगी, फिर सोसाइटल इश्यूज भी जनरेट होंगे। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि आने वाले वर्षों में वी आर डेफिनेटली गोइंग टू फेस। बट लाइक एवरी न्यू टेक्नोलॉजी, फाइनली क्या होता है कि ये सारे चैलेंजेस आर पुट टू रेस्ट, और धीरे धीरे हम लोग कोई ना कोई तरीका खोज लेते हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ जीने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑल परवेसिव है, वो आपको आप चाह के भी रोक नहीं पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि अभी इटली ने एआई को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए कहा है। इलॉन मस्क
बात कर रहे हैं कि एआई का जो कुप्रभाव है उसके लिए मैं एक सेपरेट कंपनी बना रहा हूँ। उनकी कंपनी का उन्होंने नाम रखा है AI.org or something like that। तो चैलेंजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा चैलेंज है, बट एट द सेम टाइम क्लाउड कनेक्टिविटी प्लस स्टोरेज फैसिलिटी जो कि अभी बहुत आसान हो गया, नेटवर्क स्टेबिलिटी, भारतवर्ष 5G के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये जो जितनी नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी स्टोरेज रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी स्पीड रिलेटेड चीज़ें हैं और जितनी डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं जी, ये सब मिला जुला के एक बड़ा पोटेंट वेपन तैयार हो गया है जो कि मानव को हेल्प अवश्य करेगा। साथ ही साथ ये पोटेंट वेपन पावरफुल रोबोट्स भी बनाएगा। तो आज हम लोग एक ऐसे सभ्यता के क्रम में ऐसी मुकाम पे खड़े हैं जहां हम लोग के लिए एक पैरेलल फोर्स क्रिएट हो रहा है एंड विच विल बी प्रोबेबली इन टाइम्स टू कम ज़्यादा पावरफुल एंड मोर इंटेलिजेंट। ठीक है। एक चीज़ और बताइए सर, जैसे कि वैसे तो गवर्नमेंट सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ही है जो किसी कंट्री को चलाती है, या इंफ्रास्ट्रक्चरल काफ़ी चीज़ें उनके पास होती हैं जो और के पास नहीं है पैरेलल। जी, लेकिन कई सारे प्लेयर्स, आप एलन मस्क की ही बात कर रहे हैं, या इस तरह कई सारे प्लेयर्स हैं दुनिया में, भारत में भी, जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। आप नवरत्न कंपनी है, इतना बड़ा टर्नओवर है, क्या चैलेंज होगा आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आप तरह की कंपनियां हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, क्या उनके बीच भी कुछ प्रतिद्वंदिता होगी, कुछ चीज़ें आएंगी, क्या लगता है? जैसा हमने बताया, कॉम्पिटिटिव एज लेने की कोशिश हर बिजनेस हाउस की होती है। और आपने जिन लोगों का नाम लिया, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, आप देखेंगे इस तरीके जो भी लोग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कंट्रोल सा कर रहे हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि वो लोग डेटा को बहुत हद तक कैप्चर कर रहे हैं। डेटा उनके पास है, आपका पर्सनल डेटा से लेके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा या ओवरऑल जितने भी इंटरेक्शंस हम लोग करते हैं वो सब कुछ उनके पास है। और जो जितना पावरफुल है आज के वर्ल्ड में, उसके पास उतना ही डेटा है और वो उतना ही एनालिटिकल कैपेबिलिटी अपना बढ़ाए हुए है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं इन्विसाज कर रहा हूँ वो होगा अपने डेटा एनालिटिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना। डेटा एनालिटिक कैपेबिलिटी अगर हम लोग बढ़ा पाते हैं, और जो कंपनी नहीं बढ़ाएगी, टेक माय वर्ड, वो कंपनी बंद सी हो जाएगी। बिकॉज द काइंड ऑफ एज ये सारी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करती हैं वो बाकी कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाएगा सस्टेन कर पाना। इसलिए जब प्राइवेट और पब्लिक की आप बात करते हैं तो मैं बहुत डिफरेंस नहीं देखता हूं, क्योंकि बेसिक बिजनेस इथोस सेम है। तो अभी दो कंसर्न है हर कंपनी के पास, एक है कि नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। जो हमारा हम लोग जो अभी कमिट कर रहे हैं शर्म एल शेख में, उसके पहले पेरिस, उसके बाद में ग्लासगो, जो भी हमारी कमिटमेंट्स रही है, और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने कई कमिटमेंट्स किए हैं और इंडिया को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात है जी। और स्टील मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक्सटेंसिव उत्सर्जन होता है कार्बन का, तो ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात है। अब ग्रीन स्टील के लिए अगर हम लोग काम करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें, ऑल्टरनेट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए काम करें, तो ये सब अब प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग सोच के करने से तो होने वाला नहीं है। तो अब तो टाइम ऐसा आ गया कि इट्स नाउ और नेवर, बिकॉज जो हमारा कमिटमेंट है उस हिसाब से 2025 में
हम जहाँ पहुँचते इन टर्म्स ऑफ कार्बन उत्सर्जन, उससे ऊपर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। हमारा जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कमिटमेंट था पेरिस में, तो वो 1.5 डिग्री तो मेरे को लगता है जिस रेट से अभी उत्सर्जन चल रहा है 2030 तक ही आ जाएगा। तो अभी कंटेन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए अभी दोनों प्लेयर्स को मिल के काम करना पड़ेगा। और इस दिशा में आपको जानकर खुशी होगी कि स्टील मिनिस्ट्री बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब मेरे पास 1 मिनट से भी कम का वक्त है, जी। मेरा कोई सवाल नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि हम वो चीज़ें पूछ रहे हैं जो लोगों को बतानी ज़रूरी है, और कई बार नहीं पूछ पाते, हम भूल जाते हैं। तो कोई वैसी चीज़ बताइए जो आप कहना चाहते हो जो ज़रूरी हो, मैंने नहीं पूछा हो आपसे। नहीं, आपने प्रायः सारे आयाम टच कर लिए। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आने वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैंने नैनो टेक्नोलॉजी की ब्रीफली चर्चा की, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रीफली चर्चा की, और इन दो क्षेत्र में कंबाइंड विथ एआई जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग एटलीस्ट समझने की कोशिश करें। अगर हम समझेंगे, स्पेशली फ्यूचर ओरिएंटेड फिल्म्स देखेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड लिटरेचर पढ़ेंगे, तो एक अवेयरनेस आएगा। और तब हम लोग ये समझने में सक्षम होंगे कि आने वाले टाइम में हम अपने को कैसे डिप्रेशन से और इस तरह के दूसरे संकट से उबार पाएँ। चलिए सर, अब वक्त थोड़ा भी नहीं मेरे पास, मुझे रोकना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।